हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो इसमें हम सीक्वेंस वाइज प्राचीन भारत, मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत में हम वो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे प्राचीन भारत में, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं प्राचीन भारत को। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ना। और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य किसे बोलते हैं? जिसमें औजार है, बर्तन है, मूर्तियां हैं, उसे पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल, ये सब चीज आता है। उसके बाद फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल का एडवांस वर्जन, थोड़ा सा विकसित रूप होता है। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, और जो भी हमको जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर होती है। जैसे इसमें भी वही हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, मूर्ति वगैरह हो गया, ये सब चीज़। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आएगा वो क्या है? सिंधु सभ्यता आएगा। और हम लोग जैसे सिंधु सभ्यता का जानते हैं कि लिपि है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि है। और ये बस पता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये हम समझ नहीं सके। तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं सके। और ऐतिहासिक काल क्या? जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब आते हैं। और मौर्य काल का हम जानते ही हैं कि इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है ना। तो फिर ये इसको याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, और आद्य ऐतिहासिक में लिखित होते हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक में जो लिखित है और उसे पढ़ा जा सकता है। ठीक। उसके बाद फिर आता है अपना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से जो पहला चरण होता है वो है पाषाण युग, है ना। पाषाण युग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। तो पूरा पाषाण काल जो है वो है 10,000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि जो थी उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, है ना। तो उसके कुछ कुछ बुक में ये अलग अलग दिया रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन नॉर्मली 10,000 ईसा पूर्व से के पहले के टाइम को पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद फिर आरंभिक पूरा पाषाण काल था, वो क्या था? हिमयुग से गुजरा था। तो हिमयुग क्या होता है कि देखो, एक टाइम होता है, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा। तो फिर ऐसा ही कुछ ग्लोबल कूलिंग का भी टाइम होता था। तो एक सर्कल चलता है, ऐसे चलता है। तो जैसे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कुछ समय बाद, बहुत 1-8 लाख साल बाद, वो क्या आएगा? ग्लोबल कूलिंग आएगा। तो जो ये पूरा पाषाण काल वाला टाइम था वो हिमयुग का टाइम था, जो उसका कुछ टाइम इसका हिमयुग में गुजरा था, है ना। तो अब आने वाला जो है ना, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो उसका जब पीक पहुंच जाएगा ना, तो पीक के बाद फिर से ग्लोबल कूलिंग शुरू होगा, है ना। तो इसके बाद फिर जो इसका औजार जो है पूरा पाषाण काल का, उसमें हस्त, कुठार, विदारणी, खंडक, तो ये सब औजार की विशेषता क्या थी कि ये एक पत्थर से बने होते थे, है ना। इसमें कुछ ऐसा लकड़ी वगैरह नहीं लगा होता था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये सब है ना। तो जैसे ये पूरा पाषाण काल का ये सब हथियार है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसी को पकड़ के यूज करते थे, है ना। और इन इस काल के औजार क्या थे? बड़े होते थे और मुख्यतः एक पत्थर का बना होता था। और इस काल का जो मुख्य स्थल है उसमें क्या है? भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। ये चित्र जो बना था गुफाओं में, उसके लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी घाटी, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता भी है कि नर्मदा नदी घाटी कौन से का पाषाण काल का है? पूरा का है, नवपाषाण का है, महापाषाण का है, ये सब पूछता है ना। और ये सोहन नदी घाटी, सोहन नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो उसकी घाटी में जो था वो भी पूरा पाषाण काल था। और कुरनूल गुफा, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हुंसकी, कर्नाटक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि ये कौन से काल का स्थल है, ऐसे करके पूछ सकता है ना। और उसके बाद फिर पूरा पाषाण काल में मानव शिकार पर आश्रित था, है ना। और भीमबेटका, कुरनूल और हुंसकी की गुफा में खाद्य संग्रहण के प्रमाण प्राप्त हुए। तो ये याद रखना, जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव शिकार पर आश्रित था और साथ में खाद्य संग्रहण करता था, है ना। खाद्य संग्रहण इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद फिर क्या है? आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। मतलब पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करें
उत्तर पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, तो आग की खोज है वो उत्तर पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो ये याद रखना, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक, उसके बाद फिर है ये जो पटने एक इलाका है, पटने, ये से कंफ्यूज मत होना, ये जो अपना बिहार वाला पटना है उससे मत होना। पटने महाराष्ट्र का जो इलाका है उसमें शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, है ना। उसके बाद फिर पूरा पाषाण काल के मध्य काल को, जो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें पूरा पाषाण काल के मध्य काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या था कि पहले एक बड़ा पत्थर होता था, उसको सिर्फ ऐसे छिल देते थे, है ना, ऐसे छिल देते थे, तो उसमें सामने नुकीला वगैरह रहता होगा, लेकिन ये इधर पत्थर ही रहता था। लेकिन जो मध्यकाल में क्या, थोड़ा और विकसित करके अच्छे से बनाए और इसमें ना फलक के जैसे बना दिए थे, जैसे ये एक साइड की तरह होता था, ऐसे चिकना होता था पूरा। तो इस टाइप का औजार इसमें बनता था पूरा पाषाण काल में। ठीक, तो पूरा पाषाण के मध्यकाल में फलक का खोज हुआ था, मतलब फलक जैसे एक औजार बनते थे। तो पूरा पाषाण काल के मध्यकाल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल के उपकरण फलक युक्त होते थे। ठीक, और कुरनूल गुफा जो है, ये जो आंध्र प्रदेश का कुरनूल है, वहाँ से राख के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे आग की पुष्टि होती है ना। तो ये आप छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, जैसे कूट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा बना के पूछ सकता है कि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ मिले थे, या शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कहीं और गलत दे दिया, और पूछेगा कि ये सही है या गलत है, ऐसा करके। तो इस टाइप का प्री में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो फैक्ट है मैं कलेक्ट करने की कोशिश किया हूँ। तो उसके बाद फिर जो ये भी याद रखना, भीमबेटका जो गुफा है वो विंध्य पर्वत पर स्थित है। विंध्य पर्वत कहाँ पे है, हमको सबको पता है, ये जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है जहाँ पे नर्मदा नदी जाती है, उसके बाद फिर विंध्य पर्वत है उसके नीचे, है ना। ठीक, तो उसको याद रखना। ठीक, तो ये वाला जो फैक्ट है ये पूरा पाषाण काल के लिए याद रखना इस चीज़ को। ठीक, ये भीमबेटका की पेंटिंग है, तो इसमें याद रखना इस टाइप के चित्र बने होते थे। कुछ में ब्लैक कलर होता था, कुछ रेड कलर से बनाते थे, और कुछ को उसमें खरोच खरोच के भी बनाते थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसको हम ज्ञान के लिए याद कर सकते हैं कि जो पाषाण काल के उपकरण थे उसको 2 तकनीकों से बनाते थे। एक पत्थर से पत्थर टकरा कर, है ना, तो एक पत्थर को हाथ से ऐसे पकड़ते थे और दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह चोट करके उसमें ऐसे उसको छिलते थे पत्थर का, है ना, तो औजार बनाने के लिए। और दूसरा क्या है, दबाव तकनीक। इसमें क्या है कि जैसे कोई एक पत्थर वगैरह है उसको एक स्थिर जगह में ऐसे टिका देते थे, उसके बाद फिर हड्डी या पत्थर रखकर उसमें हथौड़ी नुमा पत्थर से चलाकर उसको फिर उसका वो निकालते थे, शल्क निकालते थे। तो ये 2 तकनीक को याद रखना, दबाव तकनीक और पत्थर से पत्थर टकराने वाला तकनीक। ठीक, ये उत्तर पूरा सॉरी पूरा पाषाण काल का है। उसके बाद फिर आता है मध्य पाषाण काल। तो इसका टाइमिंग था वो 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक का टाइम था, है ना। तो और इस काल के उपकरण क्या थे, इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे, है ना, इसलिए इस काल के उपकरण को माइक्रोलिथ उपकरण भी कहा जाता है ना। इसमें और इस काल के उपकरणों की और एक विशेषता थी कि इसमें हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। जैसे कि एक पहले क्या था कि ऐसे सिर्फ एक पत्थर बना दिए, उसको काट दिए और ऐसा एक हथियार हो गया, बस यही होता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मध्य पाषाण काल आया, उसमें क्या है कि ऐसे लकड़ी का ये हैंडल बना देते थे इस टाइप का। तो इस टाइप का होता था ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मध्य पाषाण काल का, इसमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे, एक तो आदमगढ़ होशंगाबाद से, दूसरा बागोर राजस्थान से। ठीक, तो ये 2 चीज़ याद रखना, पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ और बागोर से। ठीक, उसके बाद फिर इस काल का प्रमुख केंद्र था बेतवा घाटी, सोन घाटी और कृष्णा नदी घाटी, है ना। और इधर का क्या था, ये वाले काल में क्या था, इसमें एक कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें नर्मदा नदी सोहन नदी है ना। और इसमें क्या है, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी और कृष्णा नदी घाटी, ये मध्य पाषाण काल का है। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो ये हमेशा याद रहेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या है, सांभर जो झील है, जो सांभर झील है राजस्थान में है, उसमें मध्य पाषाण कालीन निक्षेप प्राप्त हुए हैं। मतलब जो उसकी तली है उसमें जो पेड़ का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है, जो पेड़ था वो कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल का था, है ना।
उसके बाद फिर ये अगला पॉइंट है, इसमें जो मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य महदहा और सराय नाहर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब ये ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है ना। और महदहा में भारी मात्रा में पाषाणकालीन हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, मानव अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ, महदहा और सराय नाहर से। तो इसको याद रखना। और सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को पालतू बनाया गया था इस काल में। उसके बाद फिर क्या है, मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव क्या हुआ था कि जो हम लोग देखे हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल में क्या था कि ग्लोबल कूलिंग का टाइम चल रहा था, लेकिन क्या है कि मध्य पाषाण काल आया, टाइम बढ़ा, तो उसमें क्या है कि जलवायु में बदलाव आया, तो फिर क्या है तापमान में वृद्धि हुई थी, है ना। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम शुरू हो गया था यहाँ से। ठीक, तो तापमान में वृद्धि हुई तो क्या है, घास के मैदान की उत्पत्ति हुई, क्योंकि नमी बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, तो इससे क्या है कि घास खाने वाले जो जीव थे वो भी बढ़े, है ना। तो उसको ये याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई, जिससे घास के मैदान की उत्पत्ति हुई तथा घास खाने वाले जंतुओं की वृद्धि हुई, है ना। तथा कहा जाता है कि मछली इस काल का मुख्य भोजन था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगला काल आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सब अब क्या है कि एडवांस टाइप का हो गया था। अभी तक क्या थे कि पूरा पाषाण काल में हम लोग क्या देखे थे, जो मानव थे वो क्या है घूम घूम कर जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह नहीं रहते थे। एक जैसे कि आज यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर कोई जंगल है, यहाँ के जंगल का सब फल फूल को खा लिए और सब चीज़ खत्म हो गया, तो फिर क्या है कि ये दूसरे जगह चले जाते थे। तो क्या है कि ये खाना बदोश जीवन गुजारते थे पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। लेकिन क्या है, नवपाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की खोज हुई। तो कृषि की खोज होएगी तो फिर क्या है कि हाँ, एक जगह पे वो लोग उगाना सीख जाएंगे। मतलब पहले क्या, पूरा पाषाण काल में उनको उगाना नहीं आता था, अब क्या है कि उगाना आ गया। अब उगाना आ गया तो उनको एक जगह भोजन मिल जाएगा, तो फिर ये दूसरी जगह नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर क्या है कि खाना बदोश जीवन में कमी आई थी, है ना, तथा स्थायी जीवन तथा ग्राम का विकास हुआ था। समुदाय वगैरह जो बना था वो इसी समय नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या है, कुंभकारी भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक का उपयोग किया जाने लगा था। मतलब कि थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही एडवांस होने लगा था ये नवपाषाण काल में। तो इसको याद रखिएगा कि स्थायी निवास की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई थी, कृषि की खोज भी ये नवपाषाण काल में हुई थी, तथा ये नवपाषाण काल में कुम्हार वगैरह लोग आ चुके थे। ठीक, अब यहाँ पे स्पेशली हम कृषि के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें ना पॉइंट बहुत ज़्यादा बनता है। तो क्या है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होता है। लहुरा देव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का क्रम है, वो पहला क्या है, लहुरा देव, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा। कोल्डी हवा भी उत्तर प्रदेश में है, मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। पहले क्या हम मेहरगढ़ को नाम को जानते थे, लेकिन एनसीईआरटी में अभी नए एनसीईआरटी में लहुरा देव को लेके चल रहा है। तो लहुरा देव में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कृषि का, सबसे पहले मतलब सबसे पहला साक्ष्य, है ना। उसके बाद फिर क्या है, कोल्डी हवा और लहुरा देव उत्तर प्रदेश में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तथा मेहरगढ़ से क्या मिला है, गेहूं। ग से मेहरगढ़ का ग और गेहूं का ग, इसे याद रख लेना, मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, और कहा जाता है कि इस काल में मानव ने सबसे पहले जो अनाज उगाया था वो जौ था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, हल्लूर कर्नाटक में ज्वार और बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया, एक तो चावल भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, सबसे पहले जौ उगाए थे, और उसके बाद हल्लूर कर्नाटक में ज्वार बाजरा भी उगाए थे, मतलब कि अच्छे से खेती करने ही लगे थे। उसके बाद फिर क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि जो चिरांद बिहार है, वहाँ पे भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। जो उपकरण है वो ज़्यादातर हिरण के सींगों से निर्मित है। तो चिरांद कहाँ है ऐसा करके पूछ सकता है, बिहार में है, ये याद रखना। तो हड्डी के उपकरण कहाँ है ऐसे भी पूछ सकता है। तो चिरांद बिहार में हड्डी के उपकरण भारी मात्रा में मिले। तथा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रख लेना, ये एक एंटिक पॉइंट है कि बुर्ज होम और गुफ्र काल जम्मू कश्मीर में गर्त आवास, मतलब कि तल घर वाला घर मिला है। अब यहाँ पे तल घर क्यों बना था ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्या है कि
लोग दो तरीके से अपनी सुरक्षा चाहते थे, एक तो जलवायु से सुरक्षा, वर्षा से सुरक्षा और जंगली जानवर से सुरक्षा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर खोद के लोग रूम बना लेते थे, है ना। और रूम में क्या है, बकायदा सीढ़ी वगैरह सब बने होते थे। और ये जो तल घर होता था, इसमें नीचे में भी चूल्हा होता था और बाहर भी चूल्हा होता था भोजन बनाने के लिए। तो बुर्ज होम और गुफ्र काल में गर्द आवास मिले हैं। तथा बुर्ज होम है, उसमें जो कब्र मिला है उसमें पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है ना। इसको भी याद रखना कि कहाँ ऐसा मिला है कि कब्र में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, तो वह बुर्ज होम है ना। उसके बाद फिर अगला है, मेहरगढ़ में एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें मृतक को बकरी के साथ दफनाया गया है। तो इसका रीज़न क्या मानते हैं बकरी वाले का, कि जो जो जा रहा है अपना जो भी परिजन है, तो क्या है कि वो अगर जहाँ भी जिस भी दुनिया में जाएगा तो उसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो लोग बकरी साथ में डालते थे, ऐसा मान्यता के अनुसार। थोड़ा भावनात्मक टाइप का हो गया था इसमें। तो मेहरगढ़ में क्या मिला है, कब्र में एक मृतक को बकरी के साथ दफनाया गया था। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, मेहरगढ़ क्या है कि जो ये बलूचिस्तान में जो था, उसमें क्या है कच्ची ईंटों के घर मिले हैं। और ये माना जाता है मेहरगढ़ ना थोड़ा एडवांस सिटी टाइप का था उस टाइम का, मतलब कि थोड़ा अच्छा घर वगैरह भी अच्छे तरीके से बना हुआ था। ये नवपाषाण काल का ही था लेकिन ना। उसके बाद फिर क्या है, पिकली हल। पिकली हल में क्या है, राख का ढेर ढेर प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन है, लेकिन ये वो वाले मतलब पूरा पाषाण कालीन से कंफ्यूज मत होना। उसके बाद फिर क्या है, नवपाषाण काल में एक और क्या है कि इस काल में पहिए की खोज हुई थी, है ना। आग की खोज हुई थी मध्य पाषाण काल में, सॉरी पूरा पाषाण काल में, और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। उसके बाद फिर नवपाषाण काल में लोगों ने कपड़ा कपड़ा बुनना भी सीख लिया था, अर्थात इस काल में कपास की भी खेती होती थी, है ना। उसके बाद फिर क्या है कि इस काल का सबसे वो जो उपकरण था उसका और एडवांस बनाने के लिए लोग क्या है पॉलिश भी करने लगे थे, है ना। तो इस काल के उपकरणों में पॉलिश किया हुआ उपकरण होता था। ठीक, तो इसको याद रखना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो कृषि की खोज हुई थी, है ना। उसके बाद फिर क्या है, पहिए की खोज हुई थी। उसके बाद फिर ये जो मेहरगढ़ में क्या है, मृतक को बकरी के साथ दफनाया गया था। बुर्ज होम है, वहाँ पे पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया था। बुर्ज होम और गुफ्रकाल जम्मू कश्मीर में गर्द आवास मिले। ये सब चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्ट पुट में भी पूछ सकता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। उसके बाद फिर क्या है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। इसमें क्या है, काला चना, ज्वार, बाजरा, ये सब इनके साक्ष्य मिले हैं, तथा भेड़ व सुअर की अस्थियां प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ से जानकारी, मतलब हम समझ सकते हैं कि भेड़ और सुअर को भी इस काल में पालते थे, है ना। और जो महागढ़ा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे मिट्टी पर मवेशी के खुरों के निशान मिले हैं। ठीक, तो महागढ़ा और मेहरगढ़ से कंफ्यूज मत होना। मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और महागढ़ा है वो उत्तर प्रदेश में है ना। उसके बाद फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट है, दावाजली हेडिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र मिला है वो क्या है, अपना सिंधु नदी के किनारे मिला है, या फिर वो गंगा नदी के किनारे मिला है ना। लेकिन जो ये दावाजली हेडिंग है वो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में मिला है ना। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन सा ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर स्थित है। तो क्या है, दावाजली हेडिंग, है ना। ये क्या है कि चीन और म्यांमार जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें स्थित है, एकदम बॉर्डर में स्थित है। जो इंडिया का जो ये ऐसे एक पीक पॉइंट है ना, यहाँ पे है। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ काष्ठाश्म औजार और वह बर्तन प्राप्त हुए हैं, है ना। काष्ठाश्म किसको बोलते हैं, जो ऐसे लकड़ी के बर्तन या औजार जो अति प्राचीन हो चुके हैं, है ना। और प्राचीन होकर क्या है, वो सख्त सख्त होकर पत्थर बन चुके हैं, तो उसको काष्ठाश्म कहते हैं। ये मेंस वगैरह में 2 नंबर में पूछ सकता है कि काष्ठाश्म किसको कहते हैं, ऐसा करके। तो दावाजली हेडिंग में काष्ठाश्म के औजार व बर्तन प्राप्त हुए जो सख्त होकर पत्थर बन चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर यहीं से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है, जो माना जाता है कि चीन से मंगाया जाता था। तो जेडाइट पत्थर क्या है कि आभूषण वगैरह बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसको याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में दावाजली हेडिंग था, जहाँ पे जेडाइट पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा काष्ठाश्म के औजार प्राप्त हुए हैं, है ना। और एक हो क्या है, चताक ह्यूक, ये याद रखना। चताक ह्यूक कहाँ स्थित है, ऐसा करके पूछ सकता है। चताक ह्यूक है वो नवपाषाण कालीन स्थल है जो तुर्की में स्थित है, इसको याद रखिएगा।
है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये पाषाण काल यहाँ पे एक एंड होता है। इसमें जितना एनसीईआरटी और अदर जो बुक था वहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करने की कोशिश किया था, तो इसको ये सब चीज़ छोटे छोटे क्वेश्चन में या मतलब आ सकता है। और इसका आप लोग ऐसे सिर्फ पीडीएफ देख के या वीडियो देख के बस मत छोड़ दीजिएगा, ये सब चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। और ये सब चीज़ को 10 कम से कम 10 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये भुलाएगा नहीं। ठीक। तो फिर यहाँ पे जो पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है उसके देश व राज्य का नाम मैं कर दिया हूँ, वो इसमें सही जोड़ी मिलाने में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, चिरांद। चिरांद में क्या मिला था, देखिए चिरांद में हम लोग को हड्डी के उपकरण भारी मात्रा में मिले थे, जहाँ पे हिरण के सिंग से निर्मित थे। ठीक। तो ये याद रखिएगा। चिरांद है वो बिहार में स्थित है। गुफ्रकाल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुफ्रकाल में गर्त आवास मिला है। बुर्ज होम क्या कहाँ स्थित है, यहाँ भी गर्त आवास मिला था, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोल्डी हवा में क्या था, चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये क्या है उत्तर प्रदेश में है। लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है, यहाँ भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला था, ग से गेहूं और मेहरगढ़ का ग, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये मेहरगढ़ कहाँ है, भारत में ऐसा करके पूछ सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में, इसको याद रखना। ठीक। उसके बाद फिर कहाँ है, महागढ़ा। महागढ़ा है ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर हल्लूर। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु। ये पल्ली वाला जो इलाका है ना, ज़्यादातर वो तमिलनाडु में ही रहता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर भीमबेटका है, ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में। दावाजली हेडिंग ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ना, तो ये कहाँ है, असम में है। ठीक। और कुरनुल क्या है, कुरनुल गुफा है वो आंध्र प्रदेश में है। हुंसगी कहाँ है, कर्नाटक में, है ना। हुंसकी और हल्लूर ये इसमें कंफ्यूज मत होना। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में है, और हुंसकी भी कर्नाटक में है। और कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और पटने कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक। तो इसको क्या है कि आप लोग एक बार मतलब 10 बार अगर इसको देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक। ये आज का वीडियो यहीं तक था। इसके आगे और मैं बनाऊंगा जिसमें ताम्रपाषाण काल और जोरवे संस्कृति, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी है उसको मैं मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो मेंस में भी आ सकता है और क्या है कि प्री में वन लाइनर में भी आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।